बिजनौर खबर टीम में आपका स्वागत है। बिजनौर जिला अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। यहाँ पर मुगल काल के बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं जो आज भी मौजूद है, लेकिन हम आपको ऐसी चीजों से रूबरू करवाएंगे जिसे आप देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे और आप यहाँ आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं नजीबाबाद स्थित सुल्ताना डाकू के किले की, जिसका इतिहास काफी पुराना है और ये किला वे तमाम यादों के लिए आज भी मौजूद है। देखिए बिजनौर से हमारे सहयोगी फैसल खान की रिपोर्ट। सबसे पहले हम आपको नजीबाबाद के सुल्ताना डाकू का इतिहास बताते हैं। सुल्ताना डाकू इतिहास का सच है, परंतु उससे संबंधित अनेक मिथक फिल्मों, नौटंकियों और लोकगीतों में है। कल्पना की धुंध में सुल्ताना का वास्तविक जीवन लिपट गया है। अंग्रेजों, सेठों और सामंतों ने उसे डाकू कहा। जनता के लिए तो वे गरीबों का प्यारा सुल्तान था। सुल्ताना नाम तो उसे हिकारत से देखने वालों ने उसे दिया। सुल्ताना पर शोध करने वाले श्रीमैप के पूर्वी वैज्ञानिक डॉक्टर NC शाह ने उसे मजबूत इरादे और उच्च चरित्र का इंसान कहा है। सुल्ताना डाकू का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के सटे गांव हरथला में हुआ था। वे जाति का था भातु खाना बदोश जाति है। सुल्ताना का ननिहाल कांट में था, किंतु अंग्रेजों ने भातुओं को कांट से नवादा में बसा दिया था। सुल्ताना के नाना नवादा में आ बसे और उसका बचपन नवादा में गुजरा। जीते जी किवानदती बन गया था। सुल्ताना कहा जाता है कि वे अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांटता था। ये समाजवाद का उसका ब्रांड था। सभी जानते हैं कि वे हत्यारा नहीं था। उसने कहा भी है कि उसने कभी किसी की हत्या की, बावजूद इसके उसे एक मुखिया की हत्या के जुर्म में फांसी हुई। 14 दिसंबर 1923 को नजीबाबाद के जंगल में सुल्ताना को गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने फ्रेडरिक यंग के नेतृत्व में विशेष दल बनाया था। फ्रेडरिक यंग इंग्लैंड तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों में से एक थे। उस विशेष दल में प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट भी शामिल थे। जिम कॉर्बेट आयरिश मूल के भारतीय लेखक एवं दार्शनिक थे। वे नैनीताल के पास कालाडूंगी में रहते थे। आजीवन अविवाहित रहे और उनकी बहन भी अविवाहित थी। जिम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक माई इंडिया में सुल्ताना रॉबिन हुड नाम के अध्याय में उसकी जमकर प्रशंसा की है। इससे सुल्ताना के व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। क्या यह महत्वपूर्ण नहीं कि सुल्ताना की गिरफ्तारी में मदद करने वाले जिम कॉर्बेट ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इतना ही नहीं, जिस पुलिस पदाधिकारी फ्रेडरिक यंग ने उसकी गिरफ्तारी की थी, उसी ने सुल्ताना के पुत्र और पत्नी को पुराने भोपाल बेलवाड़ी के पास बसाया, बेटों को अपना नाम दिया और लंदन में पढ़ाकर ICS अधिकारी बनाया। डॉक्टर NC शाह ने लिखा है कि जंगलों में सुल्ताना ने 2 बार यंग और जिम कॉर्बेट की जिंदगी बख्शी थी। इससे डाकू सुल्ताना का उज्जवल चरित्र उजागर होता है। 1923 में फ्रेडरिक यंग ने गोरखपुर से लेकर हरिद्वार तक ताबड़तोड़ 14 छापे मारे थे। आखिरकार 14 दिसंबर 1923 को सुल्ताना अपने खास साथी पीतम्बर नरसिंह बलदेवा और भूरे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। सुल्ताना पर नैनीताल की अदालत में मुकदमा चला। वे मुकदमा नैनीताल गन केस के नाम से जाना जाता है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुल्ताना को आगरा के जेल में फांसी दे दी गई। सुल्ताना डाकू के जीवन और कार्यों को काव्य नाटक में बांधने का श्रेय नथाराम शर्मा गौड़ और अखिल पेंटर को है। नथाराम शर्मा गौड़ हाथरस के रहने वाले थे और उनकी पुस्तक का नाम है सुल्ताना डाकू उफ गरीबों का प्यारा। अखिल पेंटर ग्राम चंदन लखनऊ के थे और उनकी पुस्तक का नाम है शेर बिजनौर सुल्ताना डाकू। उत्तर प्रदेश और बिहार के कस्बे, मुफस्सल और गांव में शायद ही कोई ऐसा नाटक हो जिससे इतनी लोकप्रियता मिली हो जितनी सुल्ताना डाकू के नाटकों को मिली। लगभग 400 साल पूर्व ये किला बनवाया था। नजीबाबाद के नवाब नाजिबुद्दौला ने बनवाया था। बाद में इस पर सुल्ताना डाकू, जो इसी जगह का था, कब्जा कर लिया। आज लोग इसे सुल्ताना डाकू का किला कहते हैं। सुल्ताना एक बहादुर डाकू था जिसे पकड़ना नामुमकिन था। उस समय की पुलिस ने उसे पकड़ने की लगातार प्रयास की। सुल्ताना डाकू का अपना एक इतिहास है। सुल्ताना डाकू पर एक फिल्म भी बनाई गई जिसमें दारा सिंह ने सुल्ताना का किरदार निभाया था। सुल्ताना डाकू ने ये किला अपने छुपने की जगह के तौर पर इस्तेमाल किया। सुल्ताना अपने समय का माना हुआ डाकू था जो कि 1920 के आसपास उत्तर प्रदेश में मिलने वाले भातु काबिल से था। किले के चारों कोनों पर 4 कुएं बने हुए हैं जो अब सूख चुके हैं। ये कुएं किले की दीवार के अंदर इस प्रकार से बने हुए हैं कि दुश्मनों को इनका पता ना चल सके। किले की दीवार के ऊपरी हिस्से से ही सैनिक इन कुओं से पानी खींच लेते थे। वर्तमान में इस बावड़ी की देखरेख न होने के कारण शीर्ण अवस्था में है। पुरातत्व विभाग व अन्य संबंधित विभाग को इसकी तनिक भी चिंता नहीं है, जिस कारण ये ऐतिहासिक धरोहर नष्ट होने के कंगार पर है। इस पश्चिमी उत्तर
प्रदेश के मुरादाबाद मंडल में स्थित जिला बिजनौर एक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रवेश महत्व रखता है। इस जिले में महाभारत कालीन एवं मुगल कालीन कई ऐतिहासिक प्रसिद्ध इमारतें एवं जल स्रोत है। जिले में गंगा एवं रामगंगा बारहमासी बहने वाली नदियां हैं। इसके अतिरिक्त पीली, मालिन, गंगा, छोइया, करूला, धारू, बनाली, पावधोई इसकी मौसमी नदियां हैं। इस जिले के कस्बे नजीबाद जो कि मुगल शासक नजीबुद्दौला द्वारा बसाया गया था। इनके द्वारा बनाए गए किले एवं ऐतिहासिक जल स्रोत आज भी यहाँ विद्यमान है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। ऐसे ही यहाँ एक किला है, डाकू सुल्ताना का किला, जो लगभग 70 एकड़ में फैला हुआ है। इस किले में 2 प्रवेश द्वार है। यह किला पत्थरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसके विषय में कहा जाता है कि जब इस किले का निर्माण हुआ तो आसपास के क्षेत्रों से पत्थरों को एकत्र कर ये किला बनाया गया। ये किला मुगल काल में बनाया गया था। मुगल काल के पतन के बाद इस किले में अंग्रेजों ने डेरा डाल लिया था। अंग्रेजों ने यहाँ रहकर भारतीयों पर जुल्म ढाए। इस कारण डाकू सुल्ताना ने इसका विरोध किया तथा भारतीयों के हक के लिए लड़ाई लड़ी। इस किले के नजदीक एक मौसमी नदी गंगाट बहती है, जो अपने छोटी छोटी शाखाओं को मिलाकर एक बड़ी नदी का रूप लेती है। यहीं पर गंगाट का मंदिर भी है, जिसमें श्रद्धालु काफी दूर दूर से आते हैं। वर्तमान में ये किला निजामतपुर गांव के पास है। इस किले के बीचों बीच एक प्राचीन बावड़ी है, जिस पर नहाने के लिए सीढ़ी भी बनी हुई है और इस बावड़ी के दोनों ओर सुरंग भी बनी हुई है, जिनका प्रयोग संभवतः इस बावड़ी को जल से भरने के लिए किया जाता रहा होगा अथवा दुश्मनों के आक्रमण के समय घेराबंदी में किया जाता होगा। आज बहुत ही जर्जर स्थिति में सुल्ताना डाकू के किले का हालत हो गई है। ये सुरंग बावड़ी से होकर 1 किलोमीटर एक बनी हुई है। इस समय इस बावड़ी के जल का प्रयोग सेना के लिए स्वच्छ जल के रूप में पीने के लिए किया जाता था। दुश्मनों को झांसा देने के लिए भी इस बावड़ी का प्रयोग किया जाता था। ये बावड़ी पत्थरों पर ईंटों से चारों ओर से पक्का बनाया गया था। सुरंगें भी पक्की बनी हुई है। इस बावड़ी की खासियत यह है कि कितनी भी भयंकर गर्मी पड़े, आज तक ये बावड़ी सूखी नहीं है। हर समय इस बावड़ी में पानी रहता है। इस बावड़ी की लंबाई व चौड़ाई लगभग 40 से 50 मीटर है। पुराने जमाने में इस किले में ये एकमात्र जल का स्रोत था, जो प्यास बुझाने एवं अन्य तरीकों के प्रयोग में लाया जाता था। किले के पास के गांव के बच्चे अब भी इस बावड़ी में नहाने के लिए आते हैं। कुछ बुजुर्ग ग्रामीणों ने बताया कि ये बावड़ी पर्दाफाश व दलदल की स्थिति बनी हुई है। हाल ही में एक बच्चा इस बावड़ी में डूब गया, जिससे बड़ी मुश्किल से निकाला गया। किले के चारों कोनों पर 4 कुएं बने हुए हैं, जो अब सूख चुके हैं। ये कुएं किले की दीवार के अंदर इस प्रकार से बने हुए हैं कि दुश्मनों को इनका पता ना चल सके। किलों की दीवार के ऊपरी हिस्से से ही सैनिक इन कुओं से पानी खींच लेते थे। वर्तमान में इस बावड़ी की देखरेख न होने के कारण जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। पुरातत्व विभाग व अन्य संबंधित विभाग को इसकी तनिक भी चिंता नहीं है, जिस कारण ये ऐतिहासिक धरोहर नष्ट होने के कंगार पर है। क्षेत्रीय ग्रामीण डॉक्टर अतुल नेगी ने इस क्षेत्र से संबंधित कई तथ्यों को अपने पास संजय कर रखा है और वे लगातार क्षेत्र के पुरातात्विक चीजों में काफी रुचि रखते हैं। इस तरह तमाम बातें हमने आपको दिखाई, जो ऐतिहासिक के अतीत को उजागर करती है और आज भी इस किले के माध्यम से संजीव वर्णन दिखाई पड़ता है। बिजनौर खबर टीवी के लिए फैसल खान की रिपोर्ट, बिजनौर। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम डॉक्टर दिग्विजय सिंह जी। मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ। सुल्ताना डाकू का एक किला है नजीबाबाद में, उनके नाम का मशहूर है। क्या इतिहास रहा है और क्यों मशहूर है, और क्या सुल्ताना डाकू के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। वो किला तो सुल्ताना डाकू का नहीं है जी। वो तो किला नजीबाबाद को बसाने वाले जी शासक जो थे उन्होंने उसे बनवाया था। बाद में सुल्तान डाकू ने उसको अपने रहने के लिए इस्तेमाल किया जी। और सुल्तान डाकू जैसे डाकू के रूप में प्रचलित किया गया, लेकिन वो सच्चा समाज सेवी और ये भी रहा, इतिहास ये भी रहा है कि वो क्रांतिकारों की मददगार भी रहा है। वो अमीरों को, जो गरीबों को शोषण करते थे, महाजन थे, उसने समाज के ठेकेदार थे, जमींदार लोग थे, उन लोगों को लूटता था। और जो लोग इनके तल पर लंगोटी होती थी माता, जो पूरे फसल ब्याज में महाजन ले जाते थे, उनकी मदद करता था। कहा गया है सुल्ताना डाकू का किला तो चलो मशहूर है और उन्होंने अमीरों को लूटा और गरीबों को बांटा। क्रांतिकारी भी बताया जाता है उन्हें, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा एक प्रसंग है कि यहाँ जब ये काकोरी कांड हुआ था, उसके बाद में कि ये चिड़ियापुर जो एरिया है, यहाँ पर उन्होंने क्रांतिकारों को मदद की थी।
उनको असला पहुंचाने की मदद की थी और उन्हें निशानेबाजी, जो लोग क्रांतिकारी के रूप में डेवलप हो रहे थे, उनको निशानेबाजी सिखाने की जिम्मेदारी भी सुल्तान डाकू ने निभाई। सुल्तान डाकू का किला लगभग खत्म होता जा रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या होना चाहिए, इसका संरक्षण होना चाहिए? इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए और ये एक ऐतिहासिक धरोहर है और इसको जीर्णोद्धार करके पर्यटक के रूप में डेवलप करना चाहिए, जिससे लोग जाने कि भाई ये भी एक ऐसी चीज़ है जहाँ की एक ऐसा महान आदमी रह सकता है। आप बिजनौर के एक हिंदी साहित्यकार, लेखक भी हैं और हिंदुस्तान में आपका नाम मशहूर है। सुल्तान डाकू का किला है एक नजीबाबाद में, सर उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, क्या रहस्य है और क्या इतिहास रहा है उनका? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी का सवाल है तो सुल्ताना डाकू अपने आप में इतिहास में बहुत प्रसिद्ध नाम रहा है और डाकू के रूप में उसको ज़्यादातर लोगों ने जाना है, समझा है। और मूल रूप से वो उत्तर प्रदेश में एक भातू खानाबदोश जाति होती है। खानाबदोश में जो आज यहाँ हैं, कल दूसरी जगह चले गए, तो उसमें उसका जन्म हुआ था और सन 1884 में सुल्ताना का जन्म हुआ मेरी अपनी जानकारी के अनुसार। और 17 वर्ष की आयु में वो किन्हीं कारणों से, पुलिस की जुल्म से या और जो वजह रही उस समय, वो डाकू का जीवन सुल्ताना ने अपनाया और 23 साल तक, 17 साल की उम्र के बाद 23 साल तक वो डाकू के रूप में उसने देहरादून से लेकर नैनीताल के बीच में जो ये शिवालिक रेंज है हमारी पहाड़ियों की, इसमें आतंक मचाया और उसने सैकड़ों डाके डाले। लेकिन वो अमीर लोगों को लूटता था और एक जिम कार्पेट, जो जिनके नाम पे मशहूर शिकारी हुए हैं, और ये हमारा कालागढ़ में वो भी है नेशनल पार्क जिम कार्बेट। तो जिम कार्बेट ने सुल्ताना को रॉबिनहुड ऑफ इंडिया कहा था कि वो ऐसा डाकू था कि जो अमीर लोगों को लूट के गरीब लोगों की इमदाद करता था, जिसकी वजह से आम जनता में उसके बारे में धारणा एक बड़ा श्रद्धा की थी। आम लोग उसको डाकू नहीं मानते थे। हाँ, गरीब लोग उसको अपना मानते थे और अमीर लोग उसके आतंक से थर्राते थे। ये उसकी सुल्ताना के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है। और 23 साल तक उसने यहाँ से लेके और यहाँ तक देहरादून और नैनीताल के बीच में अनेक इस तरह के काम किए और अंग्रेज पुलिस की नाक में दम कर दिया। जब वो काबू में नहीं आया तो एक फ्रेडी यंग करके युवा अफसर जो था अंग्रेज, उसको भेजा गया कि आप जाइए और सुल्ताना के बारे में पता कराइए, उसको पकड़ने का पूरा प्रयास करें, जिंदा या मुर्दा जैसे भी हाथ आए। और 300 लोगों का पुलिस सहयोग उसको दिया गया साथ में। 300 बहुत बड़ी तादाद होती है पुलिस की। तो उन्होंने चप्पा चप्पा छाना, लेकिन उसको सुल्ताना को पकड़ने में उनको सफलता नहीं मिल पाई। एक कोई तुलाराम राम के उस समय व्यक्ति हुए, जैसा कि मेरी जानकारी में अपनी है। तुलाराम के किसी मित्र के यहाँ सुल्ताना ने डाका डाला था और तुलाराम अपने उस मित्र का जो नुकसान हुआ था उससे इतने आहत हुए कि उन्होंने ये कसम खा ली थी कि मैं जीते जी जैसे भी संभव होगा सुल्ताना को इससे बदला जरूर लेना है मुझे। और ये बात फ्रेडी यंग को पता चली, तो वो तुलाराम के संपर्क में आए। तुलाराम की मुखबरी के बाद सन 1924 में उन्होंने मुखबरी करी तुलाराम ने, और उसके माध्यम से फिर वो सुल्ताना डाकू अरेस्ट हो गए। और उसको अरेस्ट होने के बाद और बहुत साथी उनके अरेस्ट हुए साथ में। 100 का उनका डाकुओं का दल हुआ करता था। उसमें एक लंबी बड़ी तादाद में साथ में और लोग पकड़े गए, और जिनमें पकड़े जाने वाले लोगों में जो खास नाम उसमें और भी थे, एक पीताम्बर थे, नरसिंह थे, बलदेव थे, भूरे थे, ये सभी लोग पकड़े। और उनका नैनीताल में उन पर एक मुकदमा चला, जो नैनीताल गन केस के नाम से उस समय चर्चा में आया वो केस। और उसमें सन 24 में उनको सजाए मौत उनके साथ 15 और लोगों को घोषित की गई और उनको आगरा जेल में भेज दिया गया। और आगरा में सन 7 जुलाई सन 1925, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है पढ़ाई के अपने जो मैंने अध्ययन किया है उसके आधार पे, डेट में कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है, वो देखकर ठीक हो जाएगी। 7 जुलाई सन 25 रही होगी, जो मुझे जानकारी है। उनको फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन ये तो रूप हुआ सुल्ताना का एक डाकू के रूप में। यहाँ मैं अपनी जानकारी के हिसाब से आपको बता दूं, एक वो तथ्य बताने जा रहा हूँ जिसको बहुत से लोगों ने तायीद भी किया है कि सुल्ताना आम आदमियों का तो था ही, लेकिन वो अंग्रेजी शासन का विरोध करने में सबसे आगे था। उसके बारे में मैं
बताने से पहले ये थोड़ा सा अपडेट करना चाहूँगा कि मैं जिस परिवार से हूँ वो उसमें क्रांतिकारी इतिहास का बड़ा भारी योगदान है। मेरे नाना चौधरी शिवशरण सिंह जनपद बिजनौर का गांव पैजनिया वहाँ के रहने वाले थे और ये एक बचपन में मेरा सारा बचपन अपने ननिहाल में नाना के संरक्षण में गुजरा और मेरी तालीम और तरबियत सारी नाना के संरक्षण में हुई। शिवशरण सिंह त्यागी एक ऐसा नाम थे मेरे नाना का कि वो क्रांतिकारी इतिहास का बहुत चर्चित नाम हमारे देश का रहे और महात्मा गांधी के संपर्क में रहे। तो उस माध्यम से तो वो सेठ जमनालाल बजाज, सरदार पटेल, मदन मोहन मालवीय, इन सब लोगों से उनके आत्मीय संपर्क थे। लेकिन इसके साथ ही कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी, हिंदी पत्रकारिता का बहुत बड़ा नाम था लेकिन वो क्रांतिकारियों के बहुत सहयोगी थे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी के निर्देश पर मेरे नाना क्रांतिकारियों के लिए बहुत उपयोगी और सहयोगी सिद्ध हुए और उन्होंने अपने समय में क्रांतिकारियों के लिए हथियारों की सप्लाई, गोली बारूद की सप्लाई जो की, उसके लिए वो लंका गए, वहाँ से उन्होंने अपने साधनों से वो सारे प्रबंध किए, तिब्बत से किया, अफगानिस्तान से किया। तो ये कोई उस जमाने में कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई इस तरह से अंग्रेजी शासन के खिलाफ काम कर सकता है। उसमें फांसी होने के, पकड़े जाने के और बहुत सारे खतरे थे। बहरहाल उन सारे खतरों को उठाने के बाद उन्होंने वो सारे काम किए। तो उसी क्रम में मैंने बचपन में अपने नाना से सुना था कि क्योंकि नाना का संबंध चंद्रशेखर आजाद से भी था और उस काकोरी कांड के जो ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह महत्वपूर्ण नाम थे, उन्होंने मेरे नाना के गांव पैजनिया में उन लोगों ने अज्ञातवास किया। और ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि बाद में उत्तर प्रदेश शासन ने पैजनिया में क्रांतिकारियों के अज्ञातवास स्थल पर एक क्रांति स्मारक का भी निर्माण कराया है, जो आज की तारीख में इतिहास में बहुत बड़ा अपना महत्व रखता है और पैजनिया का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित है। और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरा अपने उस ननसाल के गांव में मेरा परवरिश मेरे नाना के संरक्षण में हुई। बहरहाल ये अलग विषय है। तो सन 20 के बाद का कोई सन रहा होगा, 21 या 22 जो भी है, मैं क्योंकि नाना से मैंने बचपन में सारी बातें सुनी। तो ये जो हरिद्वार में गंगा के इधर वाला इलाका चंडी देवी मंदिर का इलाका है, ये कजरीवन कहलाता है शिवालिक की पहाड़ियों में। कजरीवन मतलब यहाँ कजरी हाथी को कहते हैं। तो इन वनों में हाथी बहुत होते हैं। तो कजरी वन में अंदर 7-8 किलोमीटर दूर, जहाँ से आवाज़ बाहर ना आ जाए, उस जमाने में चंद्रशेखर आज़ाद अपने और साथियों के साथ, जिनमें मेरे नाना भी थे, निशानेबाजी का अभ्यास कर रहे थे वनों में, जिससे फायरिंग की आवाज़ बाहर ना जाए। और ये क्रम वहाँ कैंप लगा रखा था। भोजन व्यवस्था के लिए इनका प्रबंध अलग से था, सुरक्षा व्यवस्था के लिए इनका प्रबंध अलग से था। तो एक दिन 2-3 दिन के बाद वहाँ जब ये दिन में अपना शूटिंग में लगे हुए थे, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में ये बताया गया है कि वो पेड़ के पत्ते को बता दिया गया कि इस पे गोली मारनी है, तो उस पर इतना सटीक निशाना लगाते थे। तो वो अपने इन साथियों को वहाँ ट्रेनिंग दे रहे थे। सामने से, जैसा कि मेरे नाना ने उस समय मुझे बताया था, बचपन की सुनी हुई बात है और ये बाद में कई और जगह पत्रकारों के माध्यम से उसमें चर्चा संस्मरण में आई भी है उनके, कि सामने से घुड़सवार आते दिखाई दिए। तो इन लोगों को ये शक हुआ कि किसी ने मुखबरी कर दी है और अंग्रेज पुलिस ने हम पर दबिश दे दी है। तो ये सतर्क हो गए। काफ़ी दूरी पे वो लोग रुके घुड़सवार। उनमें से एक आदमी उतर के इनके पास आया और इनसे जानकारी करी कि आप लोग कौन हैं, क्योंकि जंगल में दूर तक फायरिंग की आवाज़ गूंज रही थी कजरी वन में। तो इन्होंने बताया डरते डरते, भाई ऐसे ऐसे मामला है, हम लोग तो देश की सेवा वाले लोग हैं और अंग्रेजी शासन के खिलाफ यहाँ हथियारों के चलाने का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। और तो वो व्यक्ति लौट के गया और उसने वहाँ जाके बताया और फिर आया वो, उसने बताया ये आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ सुल्ताना है, हम लोग उनके साथ के लोग हैं और सुल्ताना को डाकू के बारे में जाना जाता है, लेकिन आप चल के उनसे बात कीजिए, वो सामने आपको बुलवा रहे हैं। तो इनमें से 2 या 3 आदमी, चंद्रशेखर आज़ाद और जो नाना मेरे और ये लोग थे, वहाँ जब बातें हुई तो उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद तो बाद में एलिफेंट पार्क में शहीद हो गए थे। बहरहाल ये चर्चा आई। सुल्ताना ने ये कहा जो सुल्ताना का रूप डाकू का है, अब ये अगले शब्दों में आप देखिए कि इसको हम डाकू कैसे माने। सुल्ताना ने कहा कि आप लोग देश के लिए जो काम कर रहे हैं ये बहुत खतरे का काम है, लेकिन आप घबराइए मत, मुझे लोग डाकू के रूप में जानते हैं, लेकिन आप जो देश को आज़ादी के लिए सारा क्रांतिकारी आयोजन आपने किया है, आप निसंकोच होकर यहाँ अपना काम करें। आपकी भोजन व्यवस्था, आपकी सुरक्षा व्यवस्था का सारा प्रबंध मेरे आदमी यहाँ करेंगे और यदि कभी कोई आपको खतरा होता है अंग्रेज पुलिस से, तो मेरे मुखबिर यहाँ चारों तरफ हैं, वो आपको 1 घंटा पहले अपडेट कर देंगे, आप लोग यहाँ से जगह छोड़ दीजिएगा।
और आपको यहाँ गोली बारूद हथियार किसी और चीज की आवश्यकता अपनी ट्रेनिंग के पीरियड में पड़ रही हो तो उनको पूरी जिम्मेदारी मेरी है, मैं उसको पूरा करूंगा। तो ये सुल्ताना का वो रूप है जिसको हम इन शब्दों को सुनने के बाद जो मैंने अपने नाना से सुने सुल्ताना के बारे में, मैं नहीं कह सकता कि उसको आप डाकू कहेंगे। वो डाकू होना है, उसकी मजबूरी रही होगी, अंग्रेज शासन ने उसको डाकू सिद्ध किया, ये अलग विषय रहा होगा, लेकिन उसके अंदर का जो क्रांतिकारी था, उसके अंदर का जो देश की आजादी की ललक वाला ये भाव था, ये मैं समझता हूँ इतिहास के किसी पन्नों में आज की तारीख में लिखा हुआ नहीं है, उसको आम लोग नहीं जानते हैं। सर जैसे कि हम किला देख आए हैं, किला खत्म होता जा रहा है सर, इसके लिए क्या कहना है आपका? वो जो किला है वो असल में जो नजीबाबाद के नवाब हुआ करते थे उस जमाने, नजीबुद्दौला, उनका किला था, और वो किला 70 एकड़ में लगभग फैला हुआ है। बहुत चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं, अंदर कुएं हैं, उसमें सब सूख गए आज की तारीख में, देख देख के अभाव में खंडर हो गया है। तो उसमें अंग्रेजों ने इस जो ये थे भातू, जो ये खाना बदोश जाती थी, क्योंकि क्रिमिनल माने गए ज्यादातर लोग, तो इनको वहां उसमें अंदर ले जाके बसा दिया गया था, और बाहर कस्टडी रहती थी पुलिस की सुरक्षा, जिससे ये लोग बाहर जाके अपराध ना कर पाए। तो उस समय ये उस कारण से वहां रहने की, इन लोगों के रहने की वजह से भातू जाति के ये किला सुल्ताना का किला के रूप में पहचान हो गई। लोग नजीबातौला का किला का नाम भूल गए और उसको सुल्ताना का किला कहने लगे हैं। तो वो किला देखिए इतिहास है, अब इतिहास की पुरानी धरोहरों को लोग भूल रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि उसको संजो के नहीं रखा जाता है, लेकिन उसका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। नजीबाबाद हमारे जिले का, बिजनौर का बड़ा जगह है, और उसका सुल्ताना के किले के रूप में इसलिए पहचाने कि नजीबुद्दौला का तो नाम ही भूल गए उस किले के साथ जुड़ा हुआ, अब तो उसको सुल्ताना के किला के रूप में डालते, खंडर बकाया है उसके, उसको सुरक्षित लोग नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन जहां तक मैंने अभी जैसे कि आपको बताया फैसल मियां कि सुल्ताना ने जो चंद्रशेखर आजाद और उनके टीम को, जिसमें मेरे नाना भी शामिल थे, पैजनिया के चौधरी शिवचरण सिंह जी, ये कहा था कि आपको खाने की व्यवस्था लेकर, सुरक्षा व्यवस्था से लेकर, अंग्रेज पुलिस का अगर डर होता है उनको कोई मुखबरी कर दे आपकी, तो 1 घंटा पहले मेरे लोग आपको अपडेट कर देंगे, और आपको गोली बारूद हथियार जो भी और सामग्री अपने ट्रेनिंग के लिए यहाँ चाहती होगी उसके लिए उसको मेरे आदमी पूरा करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये सुल्ताना का रूप डाकू का नहीं था, ये मेरे अपनी राय में जो मैंने सुना है या जो मैंने अध्ययन किया है, मैं समझता हूँ ये कोई देशभक्त आदमी कर सकता है, और राष्ट्र प्रेम की भावना जिसके अंदर होगी वो कर सकता है। डाकू हो जाना उसकी कोई मजबूरी तत्कालीन रही होगी, मुकदमा चला, उनको आगरा जेल में फांसी दे दी गई सन 25 में, ये अलग सब्जेक्ट है। लेकिन सुल्ताना का ये रूप जो है, ये भी कहीं इस पर काम होना चाहिए, इस पर शोध होनी चाहिए, और ये चीजें सामने इतिहास वो होता है जो ईमानदारी से लिखा जाता है। एक पक्षीय कही गई बात या एक पक्षीय सुनी गई बात ईमानदारी से नहीं को अगर होती है तो उसको इतिहास नहीं माना जा सकता। इतिहास में ये कहीं सुल्ताना के बारे में जो मैंने शायद अब तक कही है, दर्ज नहीं है बात ये, लेकिन क्योंकि मैंने बचपन में अपने नाना से, रूस नाना से सुनी, जो क्रांतिकारी इतिहास का बहुत बड़ा नाम इस देश का थे, तो मैं समझता हूँ कि मैं तो कम से कम मानने के लिए तैयार नहीं हूँ सुल्ताना डाकू रहा होगा। डाकू था वो अलग विषय है, उसकी मजबूरी रही होगी, अंग्रेज शासन ने उसको मुकदमा चलाया, पकड़ा, फांसी दी, ये अलग सब्जेक्ट है। लेकिन सुल्ताना के चरित्र के इस पहलू पे भी काम होना चाहिए कि उसके अंदर देशभक्ति का क्या भाव था, उसने क्रांतिकारी के रूप में क्रांतिकारियों को किस तरह से सहयोग किया, ये अपने आप में एक बड़ी बात है।